नमस्कार मित्रों। आज अपना टॉपिक है मेवाड़। मेवाड़ का इतिहास। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा, राजस्थान के इतिहास में एक टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास, जो सबसे प्राचीनतम इतिहास है। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक बार पूरा पढ़ लिया तो बिल्कुल कभी नहीं भूल पाओगे इसको। बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसमें राजवंशों में अलग अलग राजाओं के, जैसे महाराणा कुंभा है, महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा है, अमर सिंह है, करण सिंह है, जगत सिंह है, सबका बहुत बहुत बढ़िया राजवंश है इसमें, तो भूल नहीं पाओगे। देखना इसमें सबसे पहले देखो, मेवाड़ का इतिहास है। इसमें सबसे पहले दो वंश हुए हैं, दो राजवंश हुए हैं, जिनमें एक का नाम है गोहिल वंश और दूसरे का नाम है सिसोदिया वंश। देखिएगा, एक का नाम है गोहिल राजवंश, गोहिल राजवंश, और दूसरे का क्या नाम है, सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया सिसोदिया राजवंश, सॉरी, सिसोदिया राजवंश। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि गोहिल जो राजवंश है, इसमें जो जात, हमारी जो जात लगती है बाईकास्ट, वो इसमें गोहिल राजवंश में क्या लगती है, इसमें लगती है रावल, रावल शाखा। क्या लगती है, रावल शाखा। और सिसोदिया राजवंश है, इसमें क्या लगती है, राणा शाखा। राणा शाखा। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा हुआ था, उसमें जो पद्मिनी थी वो किससे संबंधित थी, जो एक तो रावल रतन सिंह से संबंधित या फिर राणा रतन सिंह। उसमें दोनों ऑप्शन दे दिए गए थे, रावल रतन सिंह और राणा रतन सिंह। तो उसमें जो पद्मिनी है उससे संबंधित कौन से, रावल रतन सिंह था या फिर राणा रतन सिंह, रावल रतन सिंह, क्योंकि गोहिल राजवंश का इतिहास है, उसी में है समर सिंह का पुत्र रतन सिंह। तो देखिएगा, अब देखो इसमें गोहिल राजवंश है, इसमें बात करते हैं सबसे पहले गुहादित्य। गुहादित्य, गुहादित्य, ठीक है, इसको गवाला भी बोलते हैं, गवाला। ठीक है, गहलोत वंश। और उसके बाद गुहादित्य के बाद कौन आता है, कालभोज, और उसी का जो उपनाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी, कालभोज के गुरु ने। कालभोज के गुरु कौन थे, हारित ऋषि। हारित ऋषि ने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उस पे जिसका राज था शासक मानमोरी, उसको मानमोरी को हरा के चित्तौड़गढ़ राजवंश है वहां पे गोहिल साम्राज्य की स्थापना करने के जो उपलक्ष्य में इसको बप्पा रावल को, कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि दी गई थी। तो देखिएगा, गुहादित्य के बाद आता है बप्पा रावल, कालभोज, बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, बप्पा रावल के बाद कौन आता है, बप्पा रावल के बाद आता है जेतर सिंह। इसके बाद आता है जेतर सिंह, जेतर सिंह। देखना दोस्तों, जेतर सिंह, इसके पिता का क्या नाम था, इसके पिता का नाम था पदम सिंह। इसके पिता का नाम था पदम सिंह। पदम सिंह का पुत्र था जेतर सिंह। और देख,
इसका जो डिटेल में जो हम अध्ययन करेंगे ना सभी राजवंश का, जैसे गुआदित्य है इसने क्या किया, बप्पा रावल है इसने क्या किया, जेतर सिंह है इसने क्या किया, कौन सा युद्ध हुआ, कब हुआ। उसके बाद जेतर सिंह के बाद में आएंगे तेज सिंह, तेज सिंह, ठीक है। और तेज सिंह के बाद कौन आएंगे, समर सिंह, समर सिंह। तेज सिंह के बाद कौन आएंगे, समर सिंह है। और समर सिंह के बाद में कौन आएंगे, रतन सिंह है, रावल रतन सिंह है। दिख रहा है दोस्तों, रावल रतन सिंह है, रावल रतन सिंह है, ठीक है। और इसमें देखना गुहिल राजवंश में जो रावल शाखा है इसका अंतिम शासक, रावल शाखा का अंतिम शासक गुहिल राजवंश में कौन था, रावल रतन सिंह था। इसके बाद गुहिल राजवंश पूरा हो जाता है। और उसके बाद आता है सिसोदिया राजवंश, ठीक है। तो सिसोदिया राजवंश में हम बात करें तो सिसोदिया राजवंश में काफी है, देखो सिसोदिया राजवंश में देख लेना, राणा हमीर है, उससे पहले रण सिंह है, रण सिंह का पुत्र राहब, और उसके बाद उसने राणा शाखा की नींव डाली थी। उसके बाद आ गए थे अरि सिंह, अरि सिंह का पुत्र हामिर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो मेवाड़ का उदारक विषम घाटी पंचानन जिसको बोलते हैं, हामिर को बोलते हैं, तो इसी को लेते हैं पहले, ठीक है। और उसके बाद हामिर के बाद कौन है, मिटा के लिख दें क्या इसमें, हामिर। और हामिर के बाद कौन आता है, लक्ष्य लाखा, लक्ष्य लाखा, इसको लाखा भी बोलते हैं, लक्ष्य भी बोलते हैं, क्योंकि इसके समय जो भी काम हुए थे ना वो एक लक्की इंसान के जो शासन में जो काम होते हैं ना वो इसके समय हुए थे, ठीक है। वो डिटेल में बताऊंगा कि भाई क्या क्या, जैसे जेल वगैरह बनना है, सारी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमीर है, इसके बाद इसका पुत्र था खेता, क्षेत्र सिंह या खेता, और उसके बाद लक्ष्य सिंह लाखा है। और लक्ष्य सिंह के देखो इसकी पत्नी का क्या नाम था, लक्ष्य सिंह लाखा का हंसाबाई, हंसाबाई, हंसाबाई ये कौन थी, हंसाबाई, हंसाबाई थी जो मारवाड़ में राव चूड़ा है उसकी पुत्री थी हंसाबाई। और राव चूड़ा के पुत्र मारवाड़ में शासक रणबल उसकी बहन थी हंसाबाई। और हंसाबाई के पुत्र होता है मोकल, क्या नाम है, मोकल। हंसाबाई के पुत्र होता है मोकल। उससे पहले देखो दोस्तों लक्ष्य सिंह लाखा के एक पहले पुत्र था, उसका नाम था राणा चुंडा, वो ज्येष्ठ पुत्र था। उसको भीष्म पितामह इसी लिए बोला जाता है क्योंकि उसने मेवाड़ का जो वास्तविक उत्तराधिकारी का जो पद था वो हंसाबाई के पुत्र के लिए छोड़ देने की वजह से उसको मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा हंसाबाई उसका पुत्र मोकल। अब मिटा के आगे लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए। क्या नाम है, मोकल, हंसाबाई के पुत्र मोकल। यहां से शुरुआत करते हैं, देखो सिसोदिया राजवंश में मोकल, यहां से करते हैं। देखिएगा मोकल, सिसोदिया राजवंश में, सिसोदिया राजवंश। अब सिसोदिया राजवंश में हम किस शासक की बात करेंगे, मोकल की। मोकल किसका पुत्र था, हंसाबाई का। मोकल की बात करें, देखो ठीक है, मोकल। तो अब देखो मोकल के पुत्र का क्या नाम था, राणा कुंभा,
राणा कुंभा। मोकल के पुत्र का नाम था राणा कुंभा। तो राणा कुंभा की माता का क्या नाम था, यानी मोकल की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी का पुत्र था राणा कुंभा। ठीक है। और उसके बाद देखना, जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा के 2 पुत्र थे। छोटा पुत्र रायमल और उसके बाद बड़ा पुत्र उदा। उदा बदमाश था, नाम से पता चलता है कि नाम ही उदा है तो बदमाश तो होगा ही। तो उदा बदमाश था, उदा बड़ा पुत्र था। और उसके बाद छोटे पुत्र का क्या नाम था? रायमल। रायमल। इसके शासनकाल में देखो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका शासनकाल था 1423 में तो इसका जन्म हुआ था। राणा कुंभा का जन्म है ना, क्योंकि मेवाड़ राजवंश है, सिसोदिया राजवंश, उसमें जो मुख्य है ना, उसकी में जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका शासनकाल है, मैं वो लिखा देता हूँ क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो राणा कुंभा है, उसका जन्म कब हुआ था? 1423 ईस्वी में जन्म हुआ था। और इसने देखो अपने कार्यकाल, इसका कार्यकाल कौन सा था? 1433 से 1468 तक राणा कुंभा ने का जन्म हुआ था। 1423 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 1433 से 1468 के मध्य इसका शासनकाल था। कार्यकाल 1433 से 1468 ईस्वी के मध्य इसका कार्यकाल था। अब इसके बाद देखो बात करते हैं राणा कुंभा, इसके 2 पुत्र उद्दा रायमल। तो उद्दा बड़ा पुत्र, रायमल छोटा पुत्र। उद्दा ने क्या किया कि राणा कुंभा को मारने के लिए और राजवंश में खुद शासक बनने के लिए इसने ये किया कि भाई राणा कुंभा खान बैठते थे मेवाड़ में। सबसे बड़ा महल था, सबसे बड़ा दुर्ग था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल था कटारगढ़। ठीक है, देखिएगा जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, ये बाउंड्री थी ना कुंभलगढ़ दुर्ग की, चीन की सबसे बड़ी बाउंड्री चीन की बताई जाती है। उसके बाद विश्व में सबसे बड़ी बाउंड्री चीन की बताई जाती है और 2 नंबर पर आती है भारत की। और भारत में हम यदि बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग की बाउंड्री आती है। कुंभलगढ़ दुर्ग की बाउंड्री 36 किलोमीटर की बाउंड्री है। 36 किलोमीटर की बाउंड्री है और मध्य में कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, पूरा अध्ययन हम करेंगे, अलग अलग एक एक दुर्गों का हम अध्ययन करेंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देख कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग है 36 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, ये अनेक जैसे हेमकूट है, गंधमाधव है, जरगा है, रागा है, ऐसे पर्वत श्रेणियों के, यानी खूब सारी पर्वत श्रेणियों पर बना हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग। ऐसे नहीं था कि भाई 1-2 पहाड़ियों पर, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, 36 किलोमीटर का एरिया है तो पहाड़ियां तो खूब होगी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इससे के अंदर था कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग है, उसके अंदर था कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर के पास ही एक है मामादेव कुंड, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था। तो मामादेव कुंड है, मामादेव कुंड के पास जो राणा कुंभा थे वो सो रहे थे, यानी उनको एक बीमारी थी, नींद की बीमारी, यानी उन्मेयादी रोग बोलते हैं जिसको, यानी नींद ज्यादा आना, यानी उन्मेयादी रोग। तो राणा कुंभा को कौन सी बीमारी थी? उन्मेयादी बीमारी, उन्मेयादी रोग। वो नींद में सो रहे थे और इसका जो बड़ा बेटा था उद्दा, वो आके राणा कुंभा को वहीं पे मार दिया। तो ये सूचना किसको पुगी? ये सूचना पहुंची रायमल को, क्योंकि ये शासक बनने के चक्कर में अपने पिता को मार दिया। इसीलिए उद्दा को मेवाड़ राजवंश में पितरंता के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, फिर रायमल को ये सूचना मिली कि भाई हमारे पिताजी को बड़े भाई ने मार दिया है। तो रायमल वहीं से भाग के तुरंत आए, हाँ, अपने पिता के पास चित्तौड़गढ़, यहाँ कुंभलगढ़ आए थे। चित्तौड़गढ़ से भाग के कुंभलगढ़ आए और चित्तौड़ पर सबसे पहले चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ का अधिकार
चित्तौड़ पर खुद अपना अधिकार कर लिया और उद्दा को मार दिया। रायमल ने उद्दा को मार दिया और खुद शासन संभालने लगे। मेवाड़ का राजवंश, मेवाड़ के शासक रायमल हो गए। उसके बाद हम बात करें तो रायमल के देखिएगा 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। सबसे पहले बड़े पुत्र का क्या नाम था? पृथ्वीराज, जिसको बोलते हैं उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, ठीक है। इसका उपनाम क्या है? उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। ठीक है। रायमल का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था पृथ्वीराज और इसी का उपनाम था उड़ना राजकुमार। उसके बाद जो दूसरा पुत्र था, ठीक है, सेकंड, उसका क्या नाम था? जयमल, जयमल। और उसके बाद जो तीसरा पुत्र था उसका क्या नाम था? सांगा, सांगा। और देखो इसी को सांगा को ही कहते हैं संग्राम सिंह। और ये मेवाड़ राजवंश में कहा गया है कि मेवाड़ राजवंश में अंतिम हिंदू राजा यही थे। और राणा सांगा है, इसको कर्नल जेम्स टोड है ना, उन्होंने राणा सांगा को सिपाही का अंश बोला है क्योंकि ये लड़ते लड़ते इसके शरीर पे, राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव हो गए थे। इसकी एक आंख, एक हाथ, एक पैर युद्ध के मैदान में चला गया था। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी। फिर भी अपने जो शत्रु थे बाबर, उसके तरफ मैदान में दौड़ने के लिए, मैदान में जैसे ही उनको हराने के लिए वापस मुड़ गए थे। इतनी जो चोट लगी हुई थी शरीर पे, फिर भी वापस मुड़ गए थे उनको हराने के लिए। लेकिन राणा सांगा के साथियों ने कारगिल मध्य प्रदेश नाम की एक जगह है, वहाँ पे इनको विष दे दिया था और इनको मार दिया था। उसके बाद मांडलगढ़, उसके बाद जो मांडलगढ़ जगह, सॉरी, हाँ देखिएगा दोस्तों, तो कालपी मध्य प्रदेश नामक स्थान पे क्या हुआ कि कालपी मध्य प्रदेश नामक स्थान पे इसको विष दे दिया था राणा सांगा ने, राणा सांगा के साथियों ने, क्योंकि हार को, पराजय को नजदीक देख के इसके साथियों ने इसको विष दे दिया था। और इसके बाद मांडलगढ़ जो जगह है भीलवाड़ा में, वहां पे इसको समाधि दे दी गई थी राणा सांगा को। ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या है, इनमें शासक कौन बनता है, पहले ये बात करें। रायमल है, इसके पुत्र है पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। इनमें शासक कौन बनता है? पहले इनकी एक देखो बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार, जयमल और राणा सांगा संग्राम सिंह, इनके चाचा का क्या नाम था? तीनों के चाचा का नाम था सारंगदेव, सारंग, इनके चाचा का नाम था सारंगदेव। ठीक है, इनके चाचा का नाम था सारंगदेव। तो इनके बीच में लड़ाई हो गई भाई, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, इन तीनों के मध्य लड़ाई हो गई कि भाई शासक मैं बनूंगा, शासक मैं बनूंगा। तो इनके चाचा सारंगदेव इसने बोला कि भाई लड़ाई मत करो, आप ये काम करो कि हम एक ज्योतिष के पास चलते हैं और वो बोल देगा कि भाई शासक ये बनेगा, वही बन जाएगा, चलो हम ज्योतिष के पास चलते हैं। तो माना गया है कि पृथ्वीराज, जयमल और सांगा तीनों को सारंगदेव ने एक ज्योतिष के पास लेके गए थे और ज्योतिष ने बता दिया था कि भाई पृथ्वीराज, ये राणा सांगा है, यही शासक बनेगा, भावी राजा राणा सांगा ही बनेगा। तो पृथ्वीराज है भाई, ये बड़ा पुत्र था, रायमल का बड़ा पुत्र पृथ्वीराज था। तो इसको रीस आ गई कि भाई मैं बड़ा पुत्र हूँ, तो सबसे पहले तो राजा मैं ही बनूंगा, सांगा कैसे बनेगा राजा। तो सारंगदेव ने बोल दिया था कि भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस ज्योतिष से भविष्यवाणी सही नहीं हुई है, आप लड़ो मत, चलो एक काम करते हैं, दूसरे ज्योतिष के पास चलते हैं। तो इनको ऐसे करके मना लिया था और उसके बाद चले गए थे एक जो भीमल गांव की एक चारणी है, भीमल गांव की एक चारणी। तो वहाँ जो सारंगदेव है इन तीनों को लेके चला गया था। तो
वहां जाते सबसे पहले मंदिर में जाते जाते पृथ्वीराज था, वो मंदिर में जाके इधर उधर देखा और एक चौकी थी बड़ी उससे बनाई हुई, उस पे जाके बैठ गया। और सेकंड नंबर पे गया भाई जयमल। जयमल ने भी देखा कि भाई इधर उधर कोई बैठने के लिए स्थान है क्या, तो देखा तो एक चौकी, दूसरी चौकी और थी, तो ये भी जाके जयमल भी वहाँ चौकी पे बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो राणा सांगा है तीसरे नंबर पर, इसका स्थान है, तो भाई ये भी गया, सबसे छोटा था, तो ये गया तो इधर उधर देखा, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो स्थान नहीं मिला तो इसने क्या किया कि भाई एक बाघ की खाल थी वहाँ, तो वो बाघ की खाल लेके वो जड़ खा के और उसी पे राणा सांगा बैठ गया। थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि वहां से जो चारणी आती है मंदिर में, चारणी आके वो भविष्यवाणी करती है अपनी कि भाई जो भावी राणा कौन बनेगा, तो वो आके मंदिर में और भविष्यवाणी करती है कि भाई सबसे पहले मंदिर में कौन आया था, तो पृथ्वीराज ने हाथ ऊंचा किया कि भाई मैं आया था, तो कि सबसे बड़ा कौन है, पृथ्वीराज ने बोला कि भाई मैं हूँ सबसे बड़ा, तो बोला था कि भाई सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पे मंदिर में कौन आया था, तो जयमल ने बोला भाई मैं आया था, तो फिर उन्होंने चारणियों ने बोला कि भाई नीचे कौन बैठा है, यानी कि वहां चौकी दो ही थी, दोनों पे एक पृथ्वीराज बैठे थे एक पर जयमल बैठे थे, तो चारणी ने पूछ लिया कि भाई जो फर्श पे कौन बैठा है, नीचे कौन बैठा है, तो बाकी खाल पे कौन बैठा है, यानी बाकी खाल पे कौन बैठा है, तो सांगा ने बोल दिया, सांगा ने बोल दिया कि भाई बाकी खाल पे तो मैं बैठा हूँ, तो चारणी ने बोला कि भाई भावी राणा सांगा ही बनेगा। तो बोलते हैं कि वहाँ इन तीनों के बीच पृथ्वीराज जयमल और सांगा के मध्य लड़ाई हो गई थी। पृथ्वीराज ने तलवार निकाली और तलवार के जो एक धार से सांगा की आंख में लगी, सांगा की आंख फूट गई। उसके बाद इन तीनों के मध्य लड़ाई हो गई, वहां से चारणी से ये तीनों भाग गए, और सबसे पहले जो सांगा है ये गए थे यहाँ बिदा के पास, और उसके बाद गए थे अजमेर में करमचंद पवार के पास। और करमचंद पवार बताते हैं कि इतिहास में जो करमचंद पवार है अजमेर के शासक, उन्होंने सांगा को शासक बनते तक, यानी शासक बनते समय तक इसको सांगा को शरण दी थी, और उसके बाद रायमल के जीते जी ही इसको शासक बना दिया था सांगा को। उसके बाद उस जो अजमेर के शासक थे करमचंद पवार, उसको अजमेर की जागीर भी दी थी सांगा ने, शासक बनते ही अजमेर की जागीर है ना वो करमचंद पवार को दी थी कि भाई तूने हमारा संरक्षण किया है, हमारी रक्षा की है। और उसके बाद उसका युद्ध भी हुआ था, बाबर के साथ भी हुआ था, खातौली का भी हुआ था, बाड़ी का भी हुआ था, ये गागरोन का भी, काफी युद्ध हुए थे। तो इसका हम अध्ययन करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे, सभी शासकों का अलग अलग से अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सांगा के बाद कौन आता है, देखो सांगा, हाँ अब तो सांगा की पत्नी का क्या नाम था, बेटा ने क्या, हाँ हाँ बेटा था, हाँ देखिएगा सांगा, हिंदूपत के नाम से जाना जाता है ये सांगा को, संग्राम सिंह, ठीक है। तो देखिएगा सांगा है, इसकी पत्नी का क्या नाम था, श्रृंगार देवी, क्या नाम था, श्रृंगार देवी, क्या नाम था इसकी पत्नी का, श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी कौन थी, ये थी जो मारवाड़ के शासक थे ना राव जोधा, उसकी पुत्री थी श्रृंगार देवी। किसकी पुत्री, मारवाड़, मारवाड़ के शासक थे राव जोधा, राव जोधा, मारवाड़ के शासक राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, ठीक है। और श्रृंगार देवी के पुत्र का नाम था, क्या नाम था, यानी सांगा के पुत्र का क्या नाम था, सांगा के जैसे रतन सिंह पुत्र थे,
रतन सिंह पुत्र थे। उसके बाद जैसे विक्रमादित्य पुत्र थे, विक्रमादित्य पुत्र थे। और रतन सिंह, विक्रमादित्य के बाद बात आती है तो उदय सिंह, ये भी इसी के पुत्र थे। उदय सिंह है, ये भी इसी के पुत्र थे। और रतन सिंह जो एरिया जो शिकार करते हुए मारा गया था सोड़ा के साथ, एरिया जो शिकार था ना उसमें मारा गया था। और विक्रमादित्य ये भी मारा गया था, बनवीर ने इसको मार दिया था। इसके जो पूरा इतिहास है ना वो तो हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं उदय सिंह ये 5वां पुत्र था इसका, संग्राम सिंह का। ठीक है, तो आगे देखते हैं उदय सिंह। देखिए भाई उदय सिंह है, इसकी क्या बताएं कि इसके कितने पुत्र थे, कितनी शादियां की थी, कितनी पुत्रियां थी। यानी कि पहले देखिए उदय सिंह था ना, इसकी पत्नी का क्या नाम था। उदय सिंह की पत्नी का नाम था पाली के नरेस्ते अखेराज सोनग्रा। पाली के नरेस्ते अखेराज सोनग्रा। उसकी पुत्री थी जवंताबाई। क्या नाम, जवंताबाई। यानी पाली के नरेस्ते अखेराज, पाली के नरेश अखेराज सोनग्रा। पाली के नरेश अखेराज सोनग्रा। और इसकी पुत्री थी, इस शासक की अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी, क्या नाम था, जयंताबाई। जयंताबाई नाम था इसका। ठीक है, तो वैसे तो देखो जैसे उदय सिंह की जो पत्नी थी ना जयंताबाई थी, लेकिन वैसे उदय सिंह की 22 शादियां हुई हैं। कितनी शादियां, 22 शादी हुई हैं। उदय सिंह शासक की 22 शादियां हुई हैं। इसके 56 पुत्र थे। कितने, 56 पुत्र। ठीक है, और 24 पुत्रियां थी इसके। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें ना तो जो जयंताबाई है ना इसी का पुत्र था वो महाराणा प्रताप, क्योंकि आगे राजवंश है ना महाराणा प्रताप से चलता है। वैसे तो देखो एक जैसलमेर की धीरबाई नाम थी, भटियाणी रानी धीरबाई, वो भी थी, लेकिन वो एक अवैध थी। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ ना कि शादियां तो 22 हुई थी, 22 शादियां हुई थी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई सभी को राजवंश मिले, ऐसा नहीं है ना। तो जो जैसलमेर की थी ना रानी भटियाणी धीरबाई, उसका था एक जगमाल नाम का लड़का। पहले थोड़े कुछ समय के लिए ये क्या है कि जगमाल शासक बन गया था। उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। उदय सिंह को गोकुंडा में दाह संस्कार किया जा रहा था। ये जगमाल क्या है कि दाह संस्कार में आया नहीं था। वहाँ के सरदारों ने देखा कि भाई जो उदय सिंह का पुत्र जगमाल यहाँ दाह संस्कार में नहीं आया है, और पता चला कि वो तो राजगद्दी के लिए कर रहा है, राजगद्दी संभाल रहा है जगमाल। तो उसके बाद सरदारों ने क्या किया कि सबने मिलके और शासक इसको बना दिया, जो जयंताबाई का पुत्र था ना महाराणा प्रताप, उसको बना दिया मेवाड़ का शासक। और वहाँ जो गोकुंडा है इसके उसके पास से बाड़ी थी, वहीं प्रथम जो राजाभिषेक है ना वो वहीं किया था महाराणा प्रताप का। और उसके बाद जो विधिवत रूप से राजाभिषेक वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था महाराणा प्रताप का। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं जयवंताबाई के पुत्र का क्या नाम था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप नाम था भी, जयवंताबाई के पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। आगे देखो, मिटा दें क्या इसको। हाँ देखिएगा, शासक का नाम महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के वीर रश्मि ये शासक थे, बहुत ही महान शासक थे महाराणा प्रताप।
इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके पास काफी शिष्टमंडल आए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो देखिएगा कि महाराणा प्रताप है, इसका जो कार्यकाल कब तक का है, इसका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है। और इसका जो कार्यकाल था, जो शासन का समय है, वो था 1572 से 1597। 1572 से 1597 तक इसका शासनकाल था, और 9 मई 1540 को इसका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप की मम्मी का यानी माता का क्या नाम था, यानी उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या नाम था, जयंताबाई। जयंताबाई का पुत्र था महाराणा प्रताप। ठीक है। तो इसका जो जन्म हुआ था बादल महल में हुआ था। कुंभलगढ़ में है कटारगढ़, कुंभलगढ़ में कटारगढ़, कटारगढ़ में है बादल महल, इसमें जन्म हुआ था। बादल महल में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। और राजा अभिषेक कहाँ तो हुआ था इसका, राज्य अभिषेक देखो, प्रथम राज्य अभिषेक तो गोगुंदा में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद विधिवत रूप से जो राज्य अभिषेक हुआ था ना, वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। राज्य अभिषेक प्रथम, दोनों लिखा देता हूँ, प्रथम बार तो कहाँ हुआ था, ये गोगुंदा में हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। उसके बाद जो विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक हुआ था ना, वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। जो विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक हुआ था सेकंड बार विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था, वो कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था विधिवत रूप से राज्याभिषेक। ठीक है। और उसके बाद देखो आगे की इसका जो युद्ध वगैरह है, हल्दीघाटी का युद्ध किया था इसने, और दिवेर का भी युद्ध किया था 1582 में, दिवेर का युद्ध किया था, और उसमें महाराणा प्रताप भी विजय हुआ था। और उसके बाद देखो हल्दीघाटी का युद्ध है, उस हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, और हल्दीघाटी के युद्ध को देखो गोगुंदा का युद्ध भी बोलते हैं, खमनोर का युद्ध भी बोलते हैं। गोगुंदा का युद्ध बोलते हैं जो बदायूनी है, वो गोगुंदा का युद्ध बोलते हैं, और खमनोर का युद्ध बोलते हैं अबुल फजल। क्योंकि देखो इसमें देखो अलग अलग क्यों बोलते हैं, अबुल फजल है, अबुल फजल तो बोलते हैं भाई, अबुल फजल क्या बोलते हैं, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध। ठीक है। किसको, हल्दीघाटी के युद्ध को, किसको, हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल बोलते हैं खमनोर का युद्ध। और उसके बाद गोगुंदा बोलते हैं कौन, बदायूनी क्या बोलते हैं, गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध कौन बोलते हैं, बदायूनी बोलते हैं गोगुंदा का युद्ध। क्योंकि देखो ये अलग अलग इसलिए बोलते हैं, ध्यान से देखना कि बदायूनी तो बोलते हैं ये हल्दीघाटी का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध है, और अबुल फजल साहब ये बोलते हैं खमनोर का युद्ध है। क्योंकि बदायूनी और ये गोगुंदा और खमनोर जगह है राजसमंद में, और गोगुंदा जगह है उदयपुर में। खमनोर जगह कहाँ पे है, राजसमंद में, और गोगुंदा जगह कहाँ पे है, उदयपुर में। इन दोनों के मध्य में, यानी गोगुंदा और खमनोर
ठीक है, गोगुंदा और खमनोर, इन दोनों के मध्य में जो क्षेत्र था उसका क्या नाम था? रक्ततलाई। रक्ततलाई, ठीक है। देखो भाई, गोगुंदा और खमनोर के मध्य का जो स्थान था उसका नाम था रक्ततलाई। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में, गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है, ठीक है। और खमनोर राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद में पड़ता है। और रक्ततलाई, इन दोनों के मध्य का जो स्थान था ना, इसका नाम था रक्ततलाई। रक्ततलाई नाम में देखो रक्ततलाई है तो हल्दी घाटी का इतना बड़ा युद्ध तो होना ही है फिर, ठीक है। इसी वजह से जो बदायूंनी तो बोलते हैं गोगुंदा का युद्ध, क्योंकि थोड़ा सा इधर हो गया तो ये गोगुंदा का युद्ध बोल रहे हैं। और अब्दुल फजल साहब हैं वो राजसमंद की और थोड़ा सा हो गया तो वो बोल रहे हैं खमनोर का युद्ध, क्योंकि दोनों के मध्य का स्थान है रक्ततलाई, यहाँ पर ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, ठीक है। इसमें महाराणा प्रताप थे, और इसके विपक्ष में कौन थे? जो अकबर है उसके जो सेनापति है ना, मान सिंह, कछुआ वंश के जयपुर वाले, वो थे। और आसिफ खान वो जनरल थे वहां से, मान सिंह की तरफ से, अकबर की तरफ से। और महाराणा प्रताप इनकी तरफ से जो राणा भील हैं वो हैं। और एक जो सेनापति और थे हाकिम सूरी वो महाराणा प्रताप की ओर से थे, ठीक है। अब आगे देखो, पूरा इसका डिटेल तो और भी बहुत डिटेल है, लेकिन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे अलग अलग शासकों का, ठीक है। मिटा देता हूं। कौन सा पढ़ लिया? महाराणा प्रताप पढ़ लिया क्या? हाँ, तो महाराणा प्रताप बाद में आते हैं अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह, इसका शासनकाल कितना था? देखो 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, मृत्यु चावंड में हुई थी, और बारडोली नामक स्थान पर उसका दाह संस्कार किया गया था महाराणा प्रताप का। वो तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे बता रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा अमर सिंह। अमर सिंह ने मेवाड़ की जो राजगद्दी कब संभाली थी? 1597 ईस्वी में संभाली थी। इसका शासनकाल कब तक चला था? 1620 तक चला था। और देखो 1615 यानी 1615 कब? 5 फरवरी 1615 में जो अमर सिंह है थे महाराणा प्रताप के पुत्र, इसने क्या किया? अकबर के जो पुत्र थे ना, जहांगीर, अकबर के पुत्र जहांगीर से संधि कर ली थी। जहांगीर से महाराणा प्रताप नहीं करते, क्योंकि वो तो लास्ट टाइम तक ना तो संधि की, खूब प्रस्ताव आए उनके पास, खूब सिस्टमेटिक है, लेकिन ना तो संधि की, ना अकबर के हाथ आए, ठीक है। उन्होंने नहीं की थी, लेकिन जो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह है, इन्होंने संधि कर ली थी। कब भाई? 1615 में, 5 फरवरी 1615 में की थी संधि, ठीक है। और ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें तो पूरा, जैसे यानी कहाँ पर कितना समय कहाँ व्यतीत किया था, वो पूरा पढ़ेंगे। नदियों में जो जैसे ये झील वगैरह नदियां है ना, वहाँ पूरा पढ़ेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक में, ठीक है। तो जैसे पूरा अमर सिंह का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, अमर सिंह का, तो उसमें पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अमर सिंह के बाद में कौन आता है? अमर सिंह के बाद आता है करण सिंह। करण सिंह के बाद कौन आता है? जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम फर्स्ट आता है, जगत सिंह फर्स्ट आता है, करण सिंह के बाद जगत सिंह फर्स्ट के बाद कौन आता है? राज सिंह आता है, राज सिंह, ठीक है। उसके बाद देखो काफी शासक हैं, जैसे राज सिंह के बाद
महाराणा जय सिंह आता है, उसके बाद अमर सिंह द्वितीय आता है, ऐसे काफ़ी स्वरूप सिंह सारे आते हैं खूब शासक, वो हम आगे अध्ययन करेंगे, एक एक करके सबका डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि देखो जो ये मेवाड़ का इतिहास है उसमें गोहिल वंश और सिसोदिया राजवंश है, उस उनके बारे में थोड़ा सा बताना था कि भाई आराम से समझ में आ जाए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे तो उसके बाद आराम से समझ में आ जाए, इसीलिए सबका थोड़ा सा बताना था कि इसमें कौन सा शासक था और किस शासक की पत्नी का क्या नाम था, और थोड़ा उसका बताना डिटेल